हेलो गाइस, वेलकम टू बंगलू इंजीनियर्स। पिछले वीडियोस में हमने देखा कॉम्पैक्शन के बारे में। कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन के बीच का बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश की। इस वीडियो में हम देखेंगे कंसोलिडेशन के बारे में। कंसोलिडेशन क्या होता है, इसका टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ होती है जो कंसोलिडेशन से रिलेटेड होती है, और उनकी डेफिनेशन और फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। कंसोलिडेशन की डेफिनेशन होती है एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ सॉइल मास। जैसे कि हम जानते हैं सॉइल स्ट्रक्चर में सॉलिड्स होते हैं और वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स में या तो एयर भरी होती है या वाटर, या फिर दोनों साथ में भरे हो सकते हैं। तो यदि हम वॉइड्स में से वाटर का एक्सपल्शन करते हैं, वाटर को बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कंसोलिडेशन कहते हैं। यदि आपने पिछले दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप देख लीजिए, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मान लीजिए कि हमारी सॉइल ड्राई स्टेट होती है, वॉइड्स में सिर्फ एयर भरा है, तो उस कंडीशन में हम कंसोलिडेशन नहीं कर सकते। उस कंडीशन में हम केवल कॉम्पैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि वॉइड्स में वाटर नहीं है तो हम कंसोलिडेशन नहीं कर सकते। यदि हमारी सॉइल सैचुरेटेड स्टेट में होती है, वॉइड्स में सिर्फ वाटर भरा होता है, तो उस कंडीशन में हम सिर्फ कंसोलिडेशन कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते हैं। और यदि हमारी सॉइल फील्ड स्टेट में होती है, जिसमें कि एयर और वाटर दोनों भरे होते हैं वॉइड्स में, तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले कॉम्पैक्शन करना होगा, जिससे कि हमारी एयर जो है वो बाहर निकल सके वॉइड से। एयर बाहर निकल जाने के बाद हमारे वॉइड्स में जो है सिर्फ वाटर बचेगा, तो वो सैचुरेटेड स्टेट हो जाएगी, और उस कंडीशन में हम कंसोलिडेशन कर पाएंगे। ध्यान रखने लायक बात यह है कि कंसोलिडेशन सिर्फ फुल्ली सैचुरेटेड स्टेट में ही किया जाता है। यदि हमारी इनफील्ड सॉइल है तो हम सबसे पहले उसका कॉम्पैक्शन करेंगे, जिससे एयर जो है वो वॉइड से बाहर निकल जाए और सॉइल सैचुरेटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि देख सकते हैं, कंसोलिडेशन जो है स्लो प्रोसेस है, टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं कभी कभी पूरी कंसोलिडेशन प्रोसेस को ख़त्म होने में। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, अंडर स्टैटिक लोडिंग होती है। स्टैटिक लोडिंग जैसे मैंने समझाया था पिछले वीडियोज़ में कि वो लोड जो कांस्टेंट होता है उसको बार बार अप्लाई और रिमूव नहीं किया जाता है, स्टैटिक लोडिंग कहलाता है। और जिस लोड को अप्लाई करते हैं कुछ देर के लिए, फिर निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, उसको डायनामिक लोडिंग कहा जाता है। तो कंसोलिडेशन जो है वो अंडर स्टैटिक लोडिंग होता है। इसको ओडियोमीटर या कंसोलिडोमीटर कहा जाता है। ये दो तरीके से होता है। इसमें एक फिक्स रिंग टाइप हो सकता है और एक फ्लोटिंग रिंग टाइप हो सकता है। फिक्स रिंग टाइप में जनरली क्या होता है कि सिंगल ड्रेनेज होता है। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो 60 mm डाया होता है और 2.54 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, जिसमें हम सॉइल फील करते हैं। अगर फिक्स्ड रिंग टाइप होती है तो उसमें सिर्फ ड्रेनेज एक साइड से अलाउड होता है, दूसरी साइड से फिक्स्ड होता है। और यदि हम फ्लोटिंग रिंग टाइप की बात करें तो दोनों साइड से ड्रेनेज अलाउ होता है। तो फिक्स्ड रिंग टाइप में हम जो थिकनेस है सैंपल की कैलकुलेशन में वो h टोटल थिकनेस ले लेते हैं, और फ्लोटिंग रिंग टाइप में जो थिकनेस लेते हैं वो h/2 लेते हैं, आधी लेती है, क्योंकि ड्रेनेज दोनों साइड से अलाउ होता है। और एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, कंसोलिडेशन ओनली डन ऑन फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड होती है कंसोलिडेशन के साथ। तो सबसे पहली होती है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, AV से डिनोट करते हैं, A सब्सक्रिप्ट में V। देख सकते हैं कि एक ग्राफ बना हुआ है जिसके x एक्सिस पर इफेक्टिव स्ट्रेस है और y एक्सिस पे E वॉइड रेशो है। E वॉइड रेशो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। AV का फॉर्मूला होता है -ΔE अपॉन डेल्टा सिग्मा। माइनस साइन नेगेटिव चेंज को दर्शाता है, कैलकुलेशन में इसे यूज़ नहीं किया जाता है। माइनस साइन ये दर्शाता है कि जैसे जैसे हम इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा वॉइड रेशो जो है कम होता जाता है। AV को हम लिख सकते हैं ΔE को लिख सकते हैं E2 माइनस E1, और डेल्टा सिग्मा को लिख सकते हैं σ/1 माइनस σ/2। AV का जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन होता है, क्योंकि वॉइड रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है। डेल्टा सिग्मा की यूनिट होती है इफेक्टिव स्ट्रेस की, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर में है, इसलिए AV की जो यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। अगर डेफिनेशन के फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो AV होता है नेगेटिव चेंज इन वॉइड रेशो पर यूनिट चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। नेक्स्ट टर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम MV से डिनोट करते हैं, M सब्सक्रिप्ट में V। MV का फॉर्मूला होता है ΔV अपॉन V होल डिवाइडेड बाय डेल्टा सिग्मा बार। इसको डेफिनेशन के रूप में कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस।
एम बी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी होल डिवाइडेड बाय डेल्टा सिग्मा बार। जैसे कि हम जानते हैं वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट। एरिया को कांस्टेंट मान के, क्योंकि सेटलमेंट से सिर्फ हाइट चेंज होती है, एरिया कांस्टेंट होता है, इसलिए हम मानते हैं एरिया कांस्टेंट है और चेंज हाइट में हो रहा है। तो हम डेल्टा वी को लिख सकते हैं एरिया इंटू डेल्टा एच और वी को लिख सकते हैं एरिया इंटू एच। ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो एम बी का फॉर्मूला आता है वो आता है डेल्टा एच अपॉन एच होल डिवाइडेड बाय डेल्टा सिग्मा बार। चेंज इन हाइट पर यूनिट चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ए वी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो एम बी का फॉर्मूला होता है ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट, जहाँ पे ए वी होता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ई नॉट होता है इनिशियल वॉइड रेशो। नेक्स्ट टर्म होती है कंप्रेशन इंडेक्स, जिसको हम सीसी से डिनोट करते हैं। काफ़ी यूज़फुल होती है सेटलमेंट निकालने में। तो सीसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा ई अपॉन लॉग 10 सिग्मा बार 2 अपॉन सिग्मा बार 1। सिग्मा बार 2 को हम लिख सकते हैं सिग्मा बार नॉट प्लस डेल सिग्मा, और सिग्मा बार 1 को लिख सकते हैं सिग्मा बार नॉट। सिग्मा बार नॉट जो होता है वो इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस है, और डेल सिग्मा जो है वो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस है। डेल्टा ई को हम E2 माइनस E1 लिख सकते हैं, चेंज इन वॉइड रेशो। इसी निकालने के लिए दो अलग फॉर्मूले होते हैं अगर हमारे पास लिक्विड लिमिट गिवन है तो पहला होता है अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए, जो कि स्कैम्पटन ने दिया था। तो फॉर्मूला होता है CC इज इक्वल टू 0.009 ब्रैकेट में लिक्विड लिमिट माइनस 10। ये अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए होता है। सेकंड डिस्टर्ब सॉइल के लिए होता है, जो कि टर्जागी और पैक ने दिया था। तो ये फार्मूला होता है CC इज इक्वल टू 0.007 ब्रैकेट में लिक्विड लिमिट माइनस 10। अब डिस्टर्ब और अनडिस्टर्ब सॉइल क्या होती है? डिस्टर्ब सॉइल वो होती है, अनडिस्टर्ब सॉइल की बात करें तो यदि ज़मीन से 10 मीटर नीचे कोई सॉइल अपने नेचुरल कंडीशन में है तो उसको अनडिस्टर्ब सॉइल कहा जाता है। और यदि हम उसको एक्सक्वेट करके मिक्स करके ऊपर लाते हैं तो क्योंकि उसके नेचुरल सारे अवयव मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम डिस्टर्ब सॉइल कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी सॉइल अपनी नेचुरल स्टेट में होगी, ज़मीन से कितनी भी नीचे हो, तो उसको हम अनडिस्टर्ब सॉइल कहते हैं। और यदि हम उसके पैरामीटर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं हमारे डिस्टर्बेंस से, मैन मेड डिस्टर्बेंस से, तो उसको अनडिस्टर्ब सॉइल कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्व्स की। कौन कौन से कर्व्स कंसोलिडेशन प्रोसेस में यूज़ होते हैं? तो 3 टाइप्स के कर्व्स होते हैं। पहला लोडिंग कर्व, दूसरा अनलोडिंग कर्व और तीसरा रीलोडिंग कर्व। मान लीजिए कोई भी सॉइल है जिस पे हमने कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया, तो उस स्ट्रक्चर का लोड आता है सॉइल पे, तो उसके कारण जो वॉइड रेशो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में कर्व बनता है लोड के कारण, तो उसको हम लोडिंग कर्व कहते हैं या कंप्रेशन कर्व कहते हैं। स्ट्रक्चर का लाइफ स्पान ख़त्म हो जाने के बाद में जब हम स्ट्रक्चर को डिमोलिश या डिसमेंटल करते हैं तो लोड रिमूव हो जाता है, तो हम उस कर्व को जो वॉइड रेशो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में बनता है उसको अनलोडिंग कर्व या एक्सपेंशन कर्व कहते हैं। फिर हम कोई नई बिल्डिंग बनाते हैं उस स्ट्रक्चर पर, तो फिर से लोड आता है जिसको हम रीलोडिंग या रिकम्प्रेशन कर्व कहते हैं। ग्राफ में आप देख सकते हैं A to B जो होता है AB, उसको हम लोडिंग कर्व कहते हैं, कंप्रेशन कर्व कहते हैं। कंप्रेशन कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लोड आने से जो है सॉइल कंप्रेस होती है, सेटल होने लगती है। इसमें जो होता है इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ वॉइड रेशो कम होता जाता है। नेक्स्ट होता है BC, जिसको हम अनलोडिंग कर्व या एक्सपेंशन कर्व कहते हैं। BC में क्या होता है कि वॉइड इफेक्टिव स्ट्रेस कम होता जाता है और वॉइड रेशो बढ़ता जाता है, क्योंकि लोड रिमूव हो जाता है। लोड रिमूव हो जाता है तो हमारा वॉइड रेशो जो है बढ़ता है, सॉइल एक्सपैंड करती है, इसलिए इसको हम एक्सपेंशन कर्व भी कहते हैं। तीसरा होता है रीलोडिंग कर्व। रीलोडिंग कर्व में जो है सेम प्रॉपर्टीज़ होती है लोडिंग कर्व के, पर इसमें जो होता है कि स्टीप स्लोप होता है इस कर्व का, जिसका मतलब ये होता है कि कम इफेक्टिव स्ट्रेस पर ज़्यादा वॉइड रेशो में डिक्रीज़ होता है। मतलब कि मान लीजिए एज ए एग्जांपल 10 यूनिट इफेक्टिव स्ट्रेस में यदि 5 यूनिट वॉइड रेशो चेंज होता है लोडिंग कर्व में, तो 10 यूनिट इफेक्टिव स्ट्रेस में 10 यूनिट वॉइड रेशो में चेंज होगा रीलोडिंग कर्व में। CR और CC में रिलेशन की बात करें तो CR जो कि रिकम्प्रेशन इंडेक्स होता है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू CC जो कि कंप्रेशन इंडेक्स होता है। नेक्स्ट टर्म होती है कंसोलिडेशन प्रेशर। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर होता है मैक्सिमम प्रेशर दैट अ पर्टिकुलर सॉइल सैंपल हैज़ सस्टेन्ड इन पास्ट। इसका मतलब होता है कि पास में जो भी अधिकतम प्रेशर सॉइल पे लगा हुआ है उसको हम प्री कंसोलिडेशन प्रेशर कहते हैं।
मान लीजिए 80 साल पहले कोई बिल्डिंग बनी हुई थी इस सॉइल पर और आज उसकी लाइफ स्पैन ख़त्म होने के बाद हम उसको डिमोलिश कर देते हैं। अब आज हमें इस पर कोई नया स्ट्रक्चर बनाना है, तो आज के लिए जो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर होगा वो पिछले 80 साल में जो भी मैक्सिमम लोड आया होगा सॉइल पर, तो वो आज के लिए प्री कंसोलिडेशन प्रेशर होगा इस सॉइल का। नेक्स्ट होता है, देखिए, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, जो कि हमने देखा क्ले सब्जेक्टेड इन क्लास। नेक्स्ट टर्म होती है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले वो होती है जिसका कि प्री कंसोलिडेशन प्रेशर ज़्यादा होता है प्रेजेंट प्रेशर से। मतलब जिस क्ले पर प्री कंसोलिडेशन ज़्यादा है, मतलब जो पहले लोड लगा हुआ है वो अधिक है जो आज लोड लगाना है उसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट होता है अंडर कंसोलिडेटेड क्ले, मतलब कि जो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर था वो कम था आज के कंपैरिजन में। नेक्स्ट होती है नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। इसका मतलब ये है कि प्री कंसोलिडेशन प्रेशर और आज जो प्रेशर लगने वाला है वो दोनों बराबर है, तो उसको हम नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले कहते हैं। नेक्स्ट टर्म होती है ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, OCR। तो OCR का फॉर्मूला होता है पास्ट प्रेशर सब्जेक्टेड टू क्ले डिवाइडेड बाय प्रेजेंट प्रेशर सब्जेक्टेड टू क्ले, मतलब प्री कंसोलिडेशन प्रेशर डिवाइडेड बाय प्रेजेंट कंसोलिडेशन प्रेशर। तो यदि पास्ट प्रेशर ज़्यादा होता है प्रेजेंट प्रेशर से, तो रेशियो जो है OCR का ग्रेटर देन 1 होगा, तो उस कंडीशन में हम उसको ओवर कंसोलिडेटेड क्ले कहेंगे। यदि पास्ट प्रेशर कम होता है प्रेजेंट प्रेशर से, तो रेशियो जो है वो लेस देन 1 होगा, तो उस कंडीशन में उसको हम अंडर कंसोलिडेटेड क्ले या UC कहेंगे। और अगर पास्ट प्रेशर और प्रेजेंट प्रेशर बराबर होते हैं तो OCR का रेशियो 1 होगा, उस कंडीशन में हम उसको नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले या NC क्ले कहेंगे। होप आपके यहाँ तक के कंसोलिडेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। यदि नहीं तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन की, इनिशियल, प्राइमरी और सेकेंडरी कंसोलिडेशन की। थैंक यू।